हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 11th की ज्योग्राफी की बात करने जा रहे हैं। इससे पहले दोस्तों हमने ये पढ़ा था कि जो क्लास 11th है इसमें आपकी जो ज्योग्राफी है जिसे हम भूगोल कहते हैं, ये ज्योग्राफी की 2 बुकें आपको पढ़नी है। कितनी बुक पढ़नी है? 2 बुक आपको पढ़नी है। एक बुक नंबर 1 जिसे हम फर्स्ट बुक की दर्जा दे सकते हैं, यानी इसे हम फर्स्ट बुक आपको कह सकते हैं। दूसरा हमारा है, इसे हम सेकंड बुक की दर्जा दे सकते हैं, अर्थात सेकंड बुक हम कहते हैं। इसके लिए आपको सेकंड बुक से टोटल 3 चैप्टर जो है इस बार आपके एग्जाम में आ रहे हैं, जबकि फर्स्ट बुक से टोटल आपके मिला करके 7 चैप्टर एग्जाम में आ रहे हैं। इन्हीं 7 चैप्टर में से मैंने अपने चैनल पे नंबर 1 का तो पूरा वीडियो बना करके डाल रखा है। इधर से भी जो चैप्टर नंबर 1 है इसका भी आप जाएंगे तो वीडियो आपको मिल जाएगा। लेकिन आज हम इस फर्स्ट बुक का जो सेकंड जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर जिसका नाम है क्या, तो पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, इसकी ओरिजिन कैसे होती है, इवोल्यूशन कैसे होता है, इसके बारे में दोस्तों आज हमको समझना है। और इसी के बारे में आज आपका ये पूरा लेक्चर होगा। एक छोटा सा ये लेक्चर होगा, ज्यादा नहीं, ज्यादा आपको 15 से 20 मिनट का आपका ये लेक्चर होगा एक, जिसमें हम पहले आपको कुछ बेसिक चीजें बताने का प्रयास करेंगे। उसके बाद कंप्लीटली चैप्टर को हम 3 लेक्चर में आपको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 1 शॉट एक वीडियो के रूप में लेकर के आएंगे और निश्चित रूप से आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। क्योंकि क्लास 11th के बच्चों के लिए जो पहली बुक होती है ज्योग्राफी की, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें टोटली ही फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है, अर्थात भौतिक भूगोल पढ़ना है। उत्पत्ति पृथ्वी की कैसी हुई, स्थल मंडल क्या था, जल मंडल क्या था, वायुमंडल क्या है, तरह तरह के चीजों के बारे में पढ़ना है, जो इससे पहले इन्हें पढ़ने को बहुत कम मिलता है। तो अचानक आकर के इनके लिए एक थोड़ा सा ये कठिन मोमेंट बन जाता है। जबकि यही बात करें हम सेकंड बुक की बात करें तो उसे बच्चों को क्लास 9th में पढ़ाया जाता है और उसी से थोड़ी बढ़ा करके 11th में दी जाती है इंडियन बुक वाला। तो उससे ये होता है कि बच्चे के दिमाग में थोड़ी बहुत मैप उसकी बनी रहती है, जिसकी वजह से वो आगे समझने में उसे सहूलियत हो जाता है। लेकिन वही क्लास 11th का जो फर्स्ट बुक होता है, ये बच्चों को बहुत कम पढ़ने को पहले मिला होता है, 9th हो या 7 हो या 8 में, तो उनके लिए थोड़ी डिफिकल्ट स्थिति बन जाती है। फिर भी दोस्तों आज हम इसको लेक्चर 1 के माध्यम से क्लास 11th के दूसरा चैप्टर नंबर जो ये 2 है, सॉरी ये चैप्टर नंबर क्या है, 2 है, जिसमें उत्पत्ति और विकास की बात की गई है, पृथ्वी की पहला बुक की बात है, आज हम समझते हैं। दोस्तों हमारे लिए सबसे बड़ी एक पहेली ये बनी हुई है, ये हमारा क्या है, एक ग्लोब है और इसी पृथ्वी की हम बात करते हैं। पृथ्वी पर रहता कौन है? हम पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करें तो पहले हम साधारण शब्दों में पृथ्वी को समझने की कोशिश करें कि है पृथ्वी क्या है। तो पृथ्वी जिसे हम मानव का निवास स्थान कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? पृथ्वी को मानव का निवास स्थान कहते हैं। और ये मानव का जो निवास स्थान है, ये जो पूरी तरह से जो पृथ्वी का मानव का निवास स्थान है, ठीक है, जिसमें मानव के साथ साथ यहाँ पर सजीव और निर्जीव घटक के निवासी भी रहते हैं। यानी मानव के समस्त जीव प्राणी के अलावा जो भी और सजीव हो या निर्जीव हो, लिविंग पार्ट हो या नॉन लिविंग पार्ट हो, ये सारे के सारे दोस्तों क्या होते हैं, इस धरती पे रहते हैं। आप अगर लिविंग पार्ट की बात करें, मानव और मानव के अलावा जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं सब लिविंग पार्ट होते हैं। इसके अलावा जो अदर पार्ट होते हैं जिसे हम नॉन लिविंग पार्ट कहते हैं, पर्वत पठार नदियां झील झरना, ये भी तो इसी धरती पे पाए जाते हैं। तो पृथ्वी की एक खास परिभाषा के तौर पर देखा जाए तो यही हो गया। अब कहता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों ये एक पहेली की तरह है,
ये हमारे लिए ही नहीं, हमारे देश के जितने भी अभी तक वैज्ञानिक हुए हैं सबने इसके लिए एक अलग अलग कंसेप्ट दिया है। शुरू से ही पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई ये हमारे लिए एक परिकल्पना का विषय रहा है और शुरू से ही कई लोगों ने इसके बारे में अलग अलग अपना कंसेप्ट दिया। हालांकि इसको लेकर के दो तरह के कंसेप्ट को हम ध्यान में चलते हैं। एक ऐसा कंसेप्ट होता है जिसे हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो कहा जाता है प्रारंभिक सिद्धांत, यानी एक आरंभिक सिद्धांत दिया गया है और दूसरा एक कहते हैं जिसको हम लोग आधुनिक सिद्धांत। क्या कहते हैं? आधुनिक सिद्धांत। पुराने जो हमारे लोग हैं जिसमें हम सबसे पहले महत्वपूर्ण हम मानते हैं इमैनुअल कांट को ले लीजिए, लाप्लास को ले लीजिए, चेबरन को ले लीजिए, ये लोग जो थे ये प्रारंभिक सिद्धांत के पक्ष में थे, जहां पे इनका छोटा एक कंसेप्ट था और उन्होंने अपने कंसेप्ट के आधार पर बताने का प्रयास किया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई या ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर इसका विकास कैसे हुआ। और आगे चल करके कुछ आधुनिक सिद्धांत आए जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है वो है आपका बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग की जो थ्योरी है ये कंसेप्ट जो है ये जिसे हम हिंदी में महाविस्फोट का सिद्धांत कहते हैं। महाविस्फोट का सिद्धांत कहते हैं। ये आधुनिक तरीके से सर्वमान्य है और वर्तमान में यही सबसे ज्यादा उपयोग में है। तो ये दोस्तों कह रहा है कि यह प्रश्न वैज्ञानिकों के लिए सदा से ही चिंतन का विषय रहा है। यह अध्याय पृथ्वी ही नहीं वरना ब्रह्मांड एवं इसके सभी खगोलीय पिंड जो सेलेस्टियल बॉडी होता है, जिसके अंदर हम तारों के बारे में, ग्रह के बारे में, उपग्रह के बारे में, क्षुद्र ग्रह के बारे में, धूलकण के बारे में पढ़ते हैं, इन सबको एक साथ हम सेलेस्टियल बॉडीज के नाम से जानते हैं कि निर्माण प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हैं। इस चैप्टर में हम यही करेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उत्पत्ति कैसे हुई। अब पृथ्वी के विकास की अवस्था को देखा जाए तो ये पृथ्वी के स्टेज अर्थ इवोल्यूशन है जो 3 अवस्था से होकर के गुजरता है। कितनी अवस्था से? 3 अवस्था से होकर के गुजरता है। दोस्तों प्रारंभ में हमारी पृथ्वी एक चट्टानी गर्म और वीरान रूप में थी, यानी एक चट्टान के तौर पे था जिसमें हीलियम एवं हाइड्रोजन गैस थे। ठीक है, प्रारंभ में हमारी पृथ्वी चट्टानी गर्म और वीरान थी। इसका वायुमंडल भी बहुत ही विरल था जिसकी रचना हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसों से हुई थी। यानी एक पृथ्वी जो थी इसमें हीलियम और हाइड्रोजन जैसे गैस विद्यमान थे। आगे चलकर कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण पृथ्वी सुंदर बन गई और इस पर जल जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां विकसित हो गई। यही पृथ्वी के जीवन आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पूर्व विकसित हुई थी। यानी जो हीलियम और हाइड्रोजन के माध्यम से जो गोला बना और उस गोले के माध्यम से जो प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ी वो आगे जाकर के पृथ्वी का रूप ले लिया। ये खूबसूरत भी रहा और हम मानते हैं कि आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पूर्व विकसित हुआ था। पृथ्वी की संरचना परतदार है, लेयर दर लेयर है, जिसमें वायुमंडल की बाहरी सीमा से पृथ्वी के केंद्र तक प्रत्येक परत की रचना एक दूसरे से भिन्न है। यानी ऊपर के लेयर से लेकर के नीचे जो बीच का लेयर है यहां तक ये अलग अलग पार्टों में पृथ्वी हमारी बनी हुई है। कालांतर में स्थल मंडल और वायुमंडल की रचना हुई। यानी पहले क्या हुआ, आगे चल करके स्थल मंडल और वायुमंडल की रचना हुई और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति इसी के निर्माण के अंतिम चरण में हो गया। यानी पहले हमारे यहाँ क्या बना, हाइड्रोजन और हीलियम से पहली अवस्था हमारी बनती है और फिर हम कहां पहुंचते हैं, यानी पहले वायुमंडल की प्रक्रिया में पहुंचते हैं, फिर हमारा जलमंडल होता है, फिर स्थल मंडल का निर्माण धीरे धीरे प्रक्रिया पे हमारा हो जाता है और यहां से चीजें आगे बढ़ती है। ये 3 अवस्था थी। इन अवस्था में सौर पवन के कारण हाइड्रोजन
और हीलियम पृथ्वी से दूर हो गए। यानी किसी कारण से जो एक साथ एक चट्टानी पार्ट पर थे ये दूर दूर होने लगे, यानी हीलियम अलग होने लगा और हाइड्रोजन क्या होने लगा, अलग होने लगा। ये अलग होते 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 दूर गए। फिर दूसरी अवस्था में पृथ्वी के ठंडा होने से, धीरे धीरे ठंडा होने से विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदर से बहुत सी गैसें और जलवाष्प बाहर निकलने लगे। जब इकट्ठा हुए तो दबाव पड़ा, प्रेशर बढ़ा और इससे अलग हुए, जिसमें जलवाष्प नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया अधिक मात्रा में निकल गई, किंतु स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम रहा। यानी द्वितीय अवस्था में गैसों का निर्माण तो कई सारे हुए, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा क्या रही, कम ही रही। तृतीय अवस्था में पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे, जिसके कारण वाष्प एवं गैस बढ़ रही थी। यह जलवाष्प संघनित होकर वर्षा के रूप में परिवर्तित हुई, जिससे कि पृथ्वी पर महासागर का निर्माण हो गया। यानी पहला एक ब्रह्मांड की स्थिति में हुआ, फिर बहुत सारे गड्ढे बने हुए थे, उन्हीं गड्ढों में जब बारिश होने लगी तो बहुत सारा पानी भर गया। ये पानी भरने से क्या हो गया, जल का निर्माण हुआ, अर्थात सागर, महासागर का निर्माण हो गया। तो धरती पर स्थल, वायुमंडल और जलमंडल आ गया और उसी में ऑक्सीजन का निर्माण हुआ और उसी ऑक्सीजन से धीरे धीरे आगे जब प्रक्रिया बढ़ने लगी तो स्थल मंडल बना और उस स्थल के ऊपरी हिस्से पर स्थल मंडल का विकास हुआ और उसी स्थल मंडल पर जीव मंडल का भी विकास होने लगा। उनमें से जीवन की विकसित हुआ, मतलब सागर से ही जीवन का विकास हुआ। जीवन विकसित होने के पश्चात संश्लेषण की प्रक्रिया तीव्र हुई एवं पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की अधिकता पाई जाने लगी। जैसे ही वायुमंडल में ऑक्सीजन पर्याप्त रूप से मिलने लगा, धीरे धीरे इस पर जीव जंतु का विकास होने लगा, क्योंकि जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता थी और जरूरत थी। इसी के साथ दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और इन्हीं 3 स्टेज में धीरे धीरे पृथ्वी का निर्माण हुआ। अब इसके लिए एक कंसेप्ट दिया जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख प्राचीन संकल्पनाएं हैं। कुछ लोगों ने बताया, जिसमें निहारिका परिकल्पना आपका सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस परिकल्पना के जनक जो थे इमैनुअल कांट थे। इनके अनुसार गैस और अन्य पदार्थों के घूमते हुए बादल जैसे ग्रहों की उत्पत्ति हुई। यानी इनका कहना है कि कुछ गैस थे, कुछ अन्य पदार्थ थे, जब ये आपस में घूमते घूमते क्या हो गए, बादल बन गया और उन्हीं बादलों के आरंभ से ग्रह की धीरे धीरे उत्पत्ति हो गई। लाप्लेस इसके आगे इसको सुधार करते हैं। लाप्लेस ने इस परिकल्पना में सुधार करते हुए कहा कि घूमती हुई नेबुला को, जो नेबुला घूम रहा था, यानी जो निहारिका घूम रहा था, कि कोणीय संवेग बढ़ गए, यानी बहुत तेजी से वो घूमने लगा। नेबुला संकुचित हो गया और उसका बाहरी भाग एक छल्ले के रूप में बाहर निकल गया, जो आगे चल करके वही छल्ला किस में बदल गया, ग्रह के रूप में बदल गया और ग्रहों का निर्माण होने लगा। चैम्बरलेन और मोल्टन के अनुसार सूर्य के पास एक अन्य तारा तीव्र गति से गुजर रहा था। जैसे मान लीजिए इन्होंने कहा कि ये सूर्य है और इस सूर्य के पास से एक तारा अन्य गुजर रहा था, जिसका निचला हिस्सा इससे टकरा गया, आग लग गई और वही लंबा होता चला गया, धीरे धीरे टूट के गिरता रहा, जिसकी वजह से अलग अलग ग्रहों का निर्माण होता रहा। तो ये कह रहा है कि अन्य तारा तीव्र गति से गुजरा, जिसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य की सतह से सिगार के आकार का एक टुकड़ा अलग हो गया और कालांतर में उसी टुकड़े से ग्रहों का भी निर्माण हो गया। इस प्रकार दोस्तों इस पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के प्रारंभिक दौर में जो हमारे प्रारंभिक सिद्धांत थे, निहारिका हो या लाप्लेस के द्वारा दिया गया हो या फिर चैम्बरलेन के द्वारा, ये एक प्रारंभिक अवस्था में थे जो अलग अलग कंसेप्ट आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो इसी तरह से चीजें मिलेगी। अब इसके बाद जो एक नया कंसेप्ट है जो आधुनिक है, वो है बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत, जो इससे आगे चल करके वो निकल जाता है। अगले क्लास में दोस्तों हम लोग इसी की चर्चा करेंगे कि बिग बैंग थ्योरी क्या था, बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया और कैसे वो ब्रह्मांड के सिद्धांत की जो उलझने हैं उस उलझन को वो क्या करता है, वो समाप्त करता है और एक बेहतर तरीके से कंसेप्ट को देने में सफल भी हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, आप शेयर करिएगा और पहली बार चैनल पे होंगे तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम ज्यादा इसमें कुछ आपको बताने का प्रयास
नहीं कर रहे हैं। हम आपको इसमें सिंपल तरीके से बताने की कोशिश हमने किया है, निश्चित तौर पे आपको आएगा। एक ये पहला वीडियो एज ए मान के चलिए कि इंट्रोडक्शन था। हम सेकंड और थर्ड वीडियो में आपको बहुत बेहतर तरीके से कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।